इनका आलिशान बंगला है। तो ये है, तो बाबा हरि साकार साम्राज्य सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान तक इनका फैला हुआ है। बाबा का सत्संग कई राज्यों में चलता था। ये 4 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां सत्संग वो किया करते थे। मैनपुरी, कानपुर, आगरा, दौसा, ये वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे बाबा की संपत्ति थी। और जहां पे आप देखिए बाबा का कितना बड़ा साम्राज्य था। और एक एक तस्वीर, धीरे धीरे हर खुलासा हो रहा है कि बाबा कहां कहां, इनका कहां तक इनकी पहुंच थी। माना जाता है कि इनके कई राज्यों में इनके अनुयायी हुआ करते थे। और ये देखिए इनकी ये संपत्ति है। अब ये बाबा फरार हो गए हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था इनके सेवादारों की थी। और वो हमने तस्वीर भी दिखाई, हादसे के बाद कितनी तेजी से इनके काफिले गाड़ियां जा रही थी। और इस पर लगातार सवाल हो रहे थे कि बाबा को उनके अनुयायी अपना भगवान मानते थे, लेकिन इस भगवान ने एक बार भी पलटकर उनका हाल चाल नहीं पूछा। और ऊपर से अपना जो सफाई था वो अपने वकील के माध्यम से, एपी सिंह के माध्यम से उन्होंने अपनी सफाई दी। चलिए एक और बड़ी खबर, राजस्थान के दौसा से बाबा साकार का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड हर्षवर्धन से इनका संबंध है। हर्षवर्धन के फार्म हाउस पर होता था बाबा का सत्संग। अब देखिए एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक अपडेट इंडिया डेली आपको बता रहा है। अब इनका देखिए दौसा से भी कनेक्शन सामने आया है। और वहां पर पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था वो इनका शिष्य था। उसके फार्म हाउस पर बाबा सत्संग किया करते थे। अब धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से तमाम वो जानकारियां, वो तस्वीरें आ रही हैं कि बाबा का साम्राज्य कहां कहां था, कहां कहां कैसे कैसे ये सत्संग किया करते थे, कौन इनके सपोर्टर्स थे। अब देखिए इसमें जो बड़ा नाम आ रहा है, पेपर लीक का मास्टरमाइंड। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेपर लीक का मामला काफी सुर्खियों में था, कई पेपर लीक हुए थे। और उसका जो मास्टरमाइंड था हर्षवर्धन, उनके साथ बाबा के अच्छे ताल्लुकात थे। और इसी हर्षवर्धन के फार्म हाउस पर बाबा जाते थे और वहां पर बाबा का सत्संग होता था। अब इस बाबा के साम्राज्य पर यूपी पुलिस की नजर है। और अब बाबा के साम्राज्य को खंगाला जा रहा है, और खंगाला जा रहा है कि किस तरीके से बाबा ने साम्राज्य बनाया, कौन कौन लोग उनके मददगार थे। हर एक कुंडली उनकी खंगाली जा रही है। बड़ी है तो ये बाबा वहां से आस्थान छोड़ के चले गए और ये पता चला कि ये आश्रम हर्षवर्धन का है और ये बाबा यहाँ रहते हैं। अब देखिए, अभी आपने डीजी को सुना, वो कह रहे हैं कि हर्षवर्धन का फार्म हाउस और वहां पे बाबा सत्संग किया करते थे। और अलग अलग तरीके के अब दस्तावेज, अलग अलग जो उनकी पूरी कुंडली अलग अलग राज्यों में वो खंगाली जा रही है। और ये तस्वीर हम वो दिखा रहे हैं, वो भगदड़ के दौरान की किस तरीके से भगदड़ मची थी, उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो जांच है वो कुंडली पूरी खंगाली जा रही है, कहां कहां इनका साम्राज्य है, कैसे कैसे चलता है। हर दिन अब अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। और इनके तार सिर्फ यूपी नहीं, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में इनके अनुयायी हुआ करते थे। लाखों की संख्या में इनके भक्त हैं, इनके अनुयायी हैं, जिनको भगवान मानते हैं। लेकिन इन्हीं के सत्संग में आने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और बाबा उस पर मौन है। बाबा ने, और हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हैं और डे 1 से एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नवीन, बाबा तो अंतर्दृष्टि हो गए, अंतर्ध्यान हो गए हैं, लेकिन उनके जो भक्त, जो उनको भगवान मानते थे, उनका उन्होंने खोज खबर तक नहीं लिया और एक बयान भी जारी किया तो एपी सिंह अपने वकील के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए ये दिखाती है कि कितनी संवेदनहीनता है बाबा के अंदर। अगर उनके द्वारा आयोजन किया गया, वहां पे वो प्रवचन करने पहुंचे, सत्संग देने पहुंचे और उनके गुजरते ही वहां पर भगदड़ मच गई, 121 लोगों की जान चली गई। तो कर्तव्य बनता था कि जिनके लिए वो लोग जमा हुए थे, जिनके लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई, वो वहां पर जाते। वकील उनके जो एपी सिंह है, उनसे हमारी अब से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा भी था कि अगर बाबा के प्रति इतनी ही अंदर ममता थी, वो अपने श्रद्धालुओं से प्यार करते थे, तो हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। तो एपी सिंह का एक बड़ा अजीब सा बयान सामने आता है कि वो कितनी जगह जाएंगे। एटा, अलीगढ़, हाथरस, ये 3 हॉस्पिटल में थे जहां घायल और मृतकों का इलाज चला। तो ये तीनों हॉस्पिटल की बात करें तो 60-70 किलोमीटर के दायरे में ये तीनों हॉस्पिटल आते हैं। अगर बाबा चाहते तो तीनों हॉस्पिटल में जा सकते थे, लेकिन एपी सिंह का बयान क्या आ रहा है कि बाबा कितने हॉस्पिटल में जाए, उनके प्रतिनिधि हम हैं, हम उन हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। तो भोले बाबा ने अपना एक वकील रख लिया, वो घूम घूम के बयान दे रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंचे, अलीगढ़ हॉस्पिटल पहुंचे थे, हाथरस हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन वो निकलकर सामने नहीं आ रहे। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर जो भोले बाबा है, जो तथाकथित भोले बाबा है, वो अंडरग्राउंड क्यों है।
तो वकील एपी सिंह का भी ये साफ कहना है कि उनको फंसाने के लिए कोई साजिश रची जा रही है। तो आखिर साजिश रच कौन रहा है, बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि इतना तो साफ है कि भगदड़ मची थी भारी भीड़ के कारण और अव्यवस्था के कारण। तो यहाँ की जो व्यवस्था थी वो उनके सेवादारों द्वारा की गई थी, जो उनके आयोजक थे। ठीक है, नवीन आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर पर दर्शकों को बता दे। हाथरस कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ज्यादातर जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। ज्यादा दबाव की वजह से सीने की पसली टूट गई, यानी जो एक बार नीचे गिरा उसके ऊपर लोग दौड़ के भागते गए और सांस रुकी, सीने की पसली टूट गई और जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। और देखिए नवीन, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हो रहे हैं, बहुत दर्दनाक मौत हुई है और बाबा जो उनके भगवान उस पर सब सुध नहीं ले रहे हैं। लेकिन अभी आप ग्राउंड पे हैं, अपडेट क्या आपके पास है? अब किस तरीके से बाबा की कुंडली खंगारी जा रही है? देखिए, दो तरह से हो रहा है। एक तो जो राजस्व विभाग है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। बाबा की जितनी संपत्तियां हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर वो संपत्तियां आई कैसे, किसी ने दान की थी तो जरिया क्या था, क्या उन संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई है, क्या उनके निर्माण में किसी प्रकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ। ये तमाम चीजें जो राजस्व विभाग है वो तलाश रहा है। दूसरी तरफ जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि एक SIT बनाई गई है ADG आगरा जोन के नेतृत्व में, और जो दूसरी न्यायिक जो जांच है वो हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में की जानी है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। जो मंत्री थे वो लगातार उन्होंने हाथरस अस्पताल का दौरा किया, वहां पर भी अब जो स्थिति है वो सामान्य हो गई है। 7 मरीज वहां पर एडमिट थे, जो घायल थे वो स्टेबल है और बहुत उम्मीद है कि आज शाम तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 123 मौतें हुई हैं, जिनमें से 74-75 जो मौतें हुई हैं वो लगभग दम घुटने की वजह से हुई हैं। यानी जब भगदड़ मची तो जो नीचे लोग फंसे वो कभी उठ ही नहीं सके। नवीन, एक बात जब देखिए बहुत इंतजार के बाद 30 घंटे बाद बाबा का बयान एपी सिंह के माध्यम से आता है। उन्होंने कहा कि भाई बाबा निकल गए थे, उसके बाद हादसा हुआ, कुछ अवांछनीय तत्वों ने ये भगदड़ मचाई। अब सवाल यह कि 12,000 वॉलंटियर थे उनके, तो वो अवांछनीय तत्व कौन थे जिन्होंने भगदड़ मचा दी? देखिए, मैं एक CCTV वीडियो भी देख रहा था। जब बाबा कहीं से गुजरते हैं तो उनके जो सेवादार होते हैं वो पहले एक ह्यूमन चेन बनाते हैं और पहले बुलेट गाड़ियों का एक काफिला निकलता है, उसके बाद उसके पीछे बाबा का काफिला गुजरता है। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में उनके स्वयंसेवक थे, सेवादार थे, तो वैसे कौन लोग थे? क्योंकि ये बात तो सच है कि सभा स्थल के अंदर, जो सत्संग स्थल है उसके अंदर पुलिस के जवान नहीं होते, जो सेवादार होते हैं वही भूमिका निभाते हैं सुरक्षा गार्डों की। लेकिन अवांछनीय तत्व कौन था, इसकी पहचान सेवादारों ने क्यों नहीं की? क्योंकि जो इसके आयोजन करता थे वो यहाँ के स्थानीय थे। इस समय हम सिकंदरा राव में मौजूद हैं, जो घटना स्थल है वो हमारे ठीक पीछे है, और यहाँ से जो मुख्य सेवादार जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई है उनका घर यहाँ से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो वहाँ के लोकल थे और बताया जा रहा है कि और भी जो आयोजन करते थे वो यहीं के स्थानीय थे। तो अगर ऐसे में कोई साजिश करता आया था, किसी की मंशा थी ऐसी साजिश फैलाने की, तो सेवादारों ने उसकी पहचान क्यों नहीं की? क्योंकि आयोजन की तैयारी लंबे समय से चल रही थी, आयोजक भी यहाँ लंबे समय से। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो सेवादार थे उन्होंने अवांछनीय तत्वों की पहचान क्यों नहीं की? अगर उन्हें किसी प्रकार का खतरा था, उन्हें लग रहा था कि उनके सत्संग में किसी प्रकार का व्यवधान हो सकता है, तो पुलिस की सहायता क्यों नहीं ली गई? तो तमाम सवाल आयोजक पर और भोले बाबा पर अभी के समय तो खड़े हो रहे हैं, ये निश्चित है। एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर सियासत कैसे हो रही है वो आपको बताएं। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव का बयान आया और उन्होंने कहा है कि हाथरस की घटना कोई साजिश नहीं है और हादसे के आरोपों से सरकार बच रही है। ये बड़ी खबर। रामगोपाल यादव की भी यही तस्वीर सामने जब उन्होंने बयान दिया था। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई कोई साजिश नहीं है, ये हादसा है। और इस पूरे मामले में हाथरस में प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां से क्या अपडेट है आपको सुनाते हैं। मामले को लेकर अब देखिए डीएम और एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा वो अभी आप तक पहुंचाएंगे और हम आप तक वो अपडेट बताएंगे। लेकिन नवीन हमारे साथ हैं। नवीन, इसमें सियासी एंगल भी सामने आ रहा है और वो तस्वीरें भी वायरल हो रही है कि बाबा उनके सत्संग में जाया करते थे। अब रामगोपाल यादव का पहले बयान आता है भाई कोई साजिश नहीं है। अब अखिलेश भी कह रहे कोई साजिश नहीं है, जबकि उनके वकील साहब कह रहे हैं कि बाबा के निकलने के बाद कुछ लोग थे, अवांछनीय तत्व थे, जिन्होंने भगदड़ फैला दी। क्या है पूरा, कैसे सियासत हो रही है इसमें? तो बिल्कुल देखिए बताते हैं कि
पुराने समय में बाबा के राजनीतिक रसूख थे और अभी भी जो जाटव वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बाबा के साथ मजबूती से खड़ा है। तो ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो अपना वोट बैंक या अपना जनाधार खोना नहीं चाहेगी। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं विश्वनाथ पाल, वो भी पहुंचे थे और हमने उनसे सवाल किया था कि क्या अंधविश्वास या इस तरह के मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनका हिसाब करना था कि सरकार है, सरकार जांच करे और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कदम उठाए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कांग्रेस वो लगातार पहले दिन से सरकार पे सवाल उठा रही है, लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जब यही विपक्षी पार्टियां बाबा के साथ खड़ी मिली हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आप विपक्ष में हैं तो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया। तो निश्चित तौर पर मुद्दा बड़ा है, राजनीति इस पर होगी। पार्लियामेंट में भी जब ये मामला चल रहा था तो चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो डिम्पल हो, ये तमाम लोगों की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई थी। सरकार यहाँ पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक हाथरस में मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, चाहे वो राज्य हो चाहे वो मंडल हो, वो हाथरस में ही कैंप किए हुए हैं। और सरकार की कोशिश है कि जो घायल थे, जो मृतक थे उनके शव उनके घरों तक पहुंचे। नवीन, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कल जब वो पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि इसकी भी जांच कराई जाएगी कि यह हादसा है या साजिश। इसके बाद से आप देखिए समाजवादी पार्टी का बयान लगातार आने लगे। अभी रामगोपाल यादव को, इसके बाद अखिलेश यादव को आपने सुना, वो लोग कह रहे हैं भाई ये साजिश नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि हादसा है या साजिश है, इसकी पोल पट्टी खुलेगी और इसकी जांच होगी, एसआईटी कर रही है। देखिए, एसआईटी का फॉर्मेशन हो चुका है, पूरे मामले की जांच की जा रही है और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हुआ क्या था। जो तमाम वहां पे चश्मदीद होंगे उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, सेवादारों के बयान दर्ज किए जाएंगे और अगल बगल अगर कोई सीसीटीवी फुटेज होगा तो उसको भी खंगालने की कोशिश एसआईटी करेगी। क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, पुलिस लाइन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन किया था और कहा था कि हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है कि इसमें साजिश है या महज एक हादसा, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है और उत्तर प्रदेश सरकार इससे बड़े बड़े आयोजन करा चुकी है, चाहे वो कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, इससे बड़े बड़े आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार करा चुकी है। वहां कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ 2 से 2.5 लाख लोग थे और इसमें इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो निश्चित तौर पर सरकार की अभी के समय पूरी कोशिश है कि एक निष्पक्ष जांच हो। नवीन, आप देखिए इस हादसे के तुरंत बाद अखिलेश यादव हमलावर थे, डिम्पल यादव हमलावर थे, सारी पार्टी के नेता विपक्षी सब हमलावर थे। लेकिन एक खबर इसमें यह भी आई नवीन, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे रात से ही पहुंच गए जब हादसा हुआ था, इसमें खबर यह है कि अंदर की सुरक्षा 12,000 वॉलंटियर्स थे जो बाबा की सेना के लोग संभाल रखे थे। यूपी पुलिस के जवान जब अंदर की व्यवस्था के लिए अंदर जाने की कोशिश भी कर रहे थे तो उनको रोक दिया जाता था, उनसे झड़प की भी खबर है। नवीन, बिल्कुल, देखिए बता दें कि एक बार सवाल दोहराएंगे। सवाल ये था नवीन कि 12,000 वॉलंटियर जो उनकी सेना के लोग थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, वो अंदर की व्यवस्था देख रहे थे। यूपी पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे थे। सवाल ये था कि जब यूपी पुलिस के लोग जाते थे अंदर की व्यवस्था को देखने के लिए तो उनको बाहर रोक दिया जाता था और झड़प की भी खबर थी सेवादारों से। बिल्कुल, देखिए बता दें कि जो सेवादार थे, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो इनके जो भक्त हैं वो बताते हैं, वो बहुत शक्तिशाली लोग थे और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जब बाबा का भी काफिला गुजरता था तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था उन्हीं के हाथों में होती थी और वो ह्यूमन चेन बना के खड़े रहते थे, क्योंकि प्रशासन की अनुमति थी आयोजन की। 80,000 लोगों के जुटने का यहाँ पे कार्यक्रम बताया गया था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने उसी हिसाब से सुरक्षा दी थी, लेकिन अंदर कोई मौजूद नहीं था। क्योंकि बताया जाता है कि जो सेवादार थे वो किसी को अंदर आने नहीं देते थे, कोई पुलिसकर्मी हो, सुरक्षा गार्ड हो, और अंदर की सुरक्षा व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की जाती थी। लेकिन अगर निश्चित तौर पर यूपी पुलिस के जवान अंदर होते, सुरक्षा कर्मी अंदर होते, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि जो सेवादार थे वो किसी को अंदर नहीं आने देते थे। जो बाबा का घेरा था वो सेवादारों द्वारा ही बनाया जाता था और लोगों की सुरक्षा और जो व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी वो सेवादारों की थी। और जो यूपी पुलिस के जवान थे, एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात थी, वो इसी हाईवे पे, यहाँ सड़क के किनारे ही मौजूद थी। अंदर किसी पुलिसकर्मियों को जाने की इजाजत सेवादारों द्वारा नहीं दी गई थी। ठीक है नवीन, आप